हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू पीआईबी इनसाइट्स। अभी आपको पता होगा कि यूनियन बजट 2024 बहुत जल्दी पार्लियामेंट में टेबल होने वाली है। और उसके पहले जितने हमारे फिनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं या इवन नॉर्मल किसी न्यूज़पेपर में भी आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देख रखे होंगे अभी तक, जिसमें सेक्टोरल पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि किस सेक्टर को कितना एलोकेट किया जाना चाहिए। अब ऐसे आर्टिकल्स आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। द रीज़न बीइंग कि जैसे ही बजट अनाउंस होती है और उसमें एलोकेशंस का आइडिया आपको लग जाएगा कि किसको कितना मिला है, सो उसके बाद जो पास्ट में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं, सो वो फिर किसी काम के नहीं रहते। ज़्यादा से ज़्यादा आप बस ये देख सकते हो कि जो बातें बोली गई हैं पहले, कि जैसे मान लो जैसे कि हेल्थ केयर है, सो हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं पूरे साल भर में, उसके लिए कितना एलोकेशन हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कितना एलोकेशन गया है। और जो डिफरेंट स्कीम्स जो चल रही होती हैं, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, बल्कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जिनका काम अगर आपके फेज़ 2 के सिलेबस से लिंक्ड है, तो उसको तो आपको बहुत अच्छे से देखना ही रहता है। सो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आगे भी लिखे जाएंगे जब तक कि बजट अनाउंस नहीं हो जाता। इनफैक्ट बजट अनाउंस होने के बाद भी ये आर्टिकल्स लिखे जाएंगे कि जो उन्होंने पहले अपना ओपिनियन दिया था न्यूज़पेपर्स में, सो उसको गवर्नमेंट ने कितना फुलफ़िल किया है, उसको वो ये सारे ऑब्लिगेशंस बेसिकली। हो सकता है कि कोई ऐसा सेक्टर जिसको लास्ट ईयर उतना ज़्यादा एलोकेशन ना मिला हो, ठीक है, सो उसको लेके गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऐसी बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी। सो आपको ये सारे आर्टिकल्स रीड करने हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपका व्यू पॉइंट बिल्ड होगा और इसका फ़ायदा आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। लेकिन नोट मेकिंग के लिए वो सब आर्टिकल्स जो अभी आ रहे हैं लास्ट फ्यू डेज से, वो उतने काम के नहीं हैं, ठीक है। हम इस सेशन में क्या करेंगे कि हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियन बजट होता क्या है, इसके कितने वर्टिकल्स होते हैं, या फिर इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जैसे बजट की डॉक्यूमेंट जब एक बार रिलीज़ हो जाए और उसको आप रीड करोगे, तो वो रीड करने के लिए भी कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, तभी आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड कर पाओगे, समझ पाओगे, और उसके बाद फिर फर्दर नोट मेकिंग में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसा हमने लास्ट ईयर किया था कि हमने यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों की समरी आपको प्रोवाइड की थी, और ये ना सिर्फ उनके लिए जो हमारे कोर्स में इन्वॉल्व हैं, बल्कि ये सबके लिए फ्री था। एंड ये डॉक्यूमेंट्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसके वजह से आपको पूरी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल पीडीएफ होती है बेसिकली, जो कि काफ़ी बल्कि है, वो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उसके सैलिएंट पॉइंट्स हैं वो आपको इन समरीज़ में मिल जाती हैं। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों था? सो पीआईबी में एक आर्टिकल आई है, आई थिंक 24 या 25 जनवरी को ये आर्टिकल आई थी। सो इसमें बस ये बोला गया कि फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशंस फॉर इंटरिम यूनियन बजट 2024। अब ये इंटरिम क्या है इसको भी हम देखेंगे। कमेंसेस विद हलवा सेरेमनी। अब इस पर क्वेश्चन आए ना आए, बस आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। सो बजट जब भी किसी भी साल यूनियन बजट को प्रिपेयर करने के टाइम पे एक टीम होती है बेसिकली, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, वो साथ में बैठ के एंड वो सारी बातों पे डिस्कस करते हुए कि किस सेक्टर को कितना एलोकेशन करना चाहिए। जिनको लास्ट ईयर थोड़ा कम मिला है तो उनका एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगता है। सो मान लो कि एक बार बजट रेडी हो गया, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सीक्रेसी उसमें मेंटेन करनी होती है, सो दैट जो बजट के फीचर्स हैं या फिर जो एलोकेशंस हैं वो मीडिया में ऐसे आउट ना हो जाए। और इसका कारण ये है कि बजट फॉर्मली जब अनाउंस होता है तो वो होता है हमारे पार्लियामेंट में, जब मिनिस्टर फॉर फिनांस जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो जब फॉर्मली अनाउंस करेगी, उसके पहले इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि ये सब चीज़ें मीडिया में आउट ना हो, लीक ना हो। और इसके लिए जो सीक्रेसी मेंटेन होती है, सो ये स्टार्ट होता है आपके हलवा सेरेमनी से, जो कि एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये थैंक्स गिविंग सेरेमनी है फॉर दोज हु वर इन्वॉल्व इन बजट प्रिपरेशंस। सो इसके बाद हलवा सेरेमनी के बाद 5 डेज़ तक जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे बजट को बनाने में, बजट को उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं जो कि ड्राफ्ट किया गया है, तो इसमें जो भी टीम इन्वॉल्व थी उनको फिर एक कन्फाइंड स्पेस में रखा जाता है, सो दैट ये चीज़ें बाहर लीक ना हो। और ये 5 डेज़ तक चलेगा। जैसे ही यूनियन फिनांस मिनिस्टर इसको फॉर्मली अनाउंस करेंगी पार्लियामेंट में, तब फिर ये लोग बाहर निकल सकते हैं। उसके पहले इनको अलाउड नहीं होता कि अपने फैमिली मेम्बर से भी मिल पाएँ, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है हलवा सेरेमनी से। ओके,
पहले ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता था, क्योंकि पहले डिजिटल मोड में बजट ऐसे अनाउंस नहीं किया जाता था, या फिर डिजिटल मोड में पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया जाता था। पहले पहले लाइक जो पूरी डॉक्यूमेंट है बजट की, उसके प्रिंट आउट्स एमपीज़ को दिए जाते थे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन को दिए जाते थे। तो मतलब कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास इसकी कॉपी जाती थी। सो ऑब्वियसली इतना सारा, मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको प्रिंट करना है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये शॉर्ट होके 5 डेज़ पे आ गया है, जो कि पहले चलता था 2 हफ्ते तक। ओके, इस बार के बजट में ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, लॉक इन। अब ये जो लॉक इन प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है कि हलवा सेरेमनी होने के बाद जो 5 डेज़ का गैप है, इसी को हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड, जिसमें सारे ऑफिशियल्स वो ऐसी कोई भी बात लीक ना कर पाए बाहर, इनके लिए इनको नॉर्थ ब्लॉक में रुकना होता है 5 डेज़ तक। इस बीच में ये फैमिली या फिर किसी प्रेस के ऑफिशियल से भी, जर्नलिस्ट से मिल नहीं सकते। इस साल का जो बजट है उसको हम बोलेंगे वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, वोट ऑन अकाउंट बजट। इसी को दूसरे वर्ड में बोला जाता है इंटरिम बजट। अब जैसे पता है आपको कि जनरल इलेक्शंस बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ पे टाइम दिया है वो दिया है अप्रैल मई, इस बीच में हो सकता है। सो अप्रैल मई में इलेक्शंस हो सकते हैं अगर, तो यूजुअली ये होता है कि कौन सी पार्टी या फिर कौन सी कोलिशन इलेक्शन के बाद पावर में आएगी, इसका आइडिया नहीं होता लोगों को। सो इसलिए इलेक्शन ईयर के टाइम पे, जब भी इलेक्शन ईयर होगा, तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम पूरे साल भर के लिए, पूरे फिस्कल ईयर के लिए बजट अनाउंस ना करें, सिर्फ कुछ महीने के लिए, ठीक है, फॉर 2-3 मंथ्स या फिर एक आपका क्वार्टर, इसके लिए बस बजट एलोकेशंस की जाती हैं। सो दैट अगर मान लो कि कोलिशन चेंज हो गई, जो कोलिशन गवर्नमेंट में है या फिर जो पार्टी जिसने गवर्नमेंट को फॉर्म किया है, अगर वो पार्टी चेंज हो जाए, तो जब दूसरे साइड के लोग आएँ गवर्नमेंट में, तो उनके पास ये स्कोप रहे कि वो फिर रेस्ट ऑफ दी फिस्कल ईयर है, उसके लिए अपना आइडिया, अपने प्लान को वो लेके आ पाएँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक बजट रेडी कर पाएँ। तो इसलिए इलेक्शन ईयर के टाइम पे हमेशा इंटरिम बजट ही अनाउंस किया जाता है, जो कि फेब में होता है, 1 फेब को। अब इलेक्शन में अगर मान लो दूसरी पार्टी आती है, तो वो फिर अपना फुल फ्लेजेड बजट लेके आएंगे, अभी के लिए इंटरिम बजट ही बोलेंगे इसको। तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर जैसा जो हमने रीड किया था आरबीआई के लिए या फिर इवन नाबार्ड के लिए, सो उतने ज़्यादा इसमें कंटेंट ना रहें, ठीक है। बहुत ही हो सकता है कि ये शॉर्ट फॉर्म हो, तो जब भी आता है हम इसको देखेंगे और इसकी समरी आपको दी जाएगी। सो इंटरिम बजट की जो मीनिंग है वो यही है कि इलेक्शन ईयर के टाइम पे, क्योंकि उस समय नहीं होता पता कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी, तो इसलिए बहुत ही शॉर्ट वे में बजट बनाया जाता है, कुछ महीने के लिए, ना कि पूरे फिस्कल ईयर के लिए। ओके, सो ये तो थी जो न्यूज़ की बात है, न्यूज़ में पीआईबी में क्या क्या दिया हुआ था। अब हम आते हैं इसके स्टैटिक पार्ट पे। सो आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करना होता है, और इसी को हम दूसरे वर्ड में जानते हैं यूनियन बजट के नाम से। तो जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, खास करके वैसे एस्पिरेंट्स जिनका फिनांस बैकग्राउंड है, तो आपने किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सुना होगा। अब तो बल्कि आरबीआई के सिलेबस में भी आ चुका है फिनांस में, ठीक है, जिसमें आपको बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के और भी जो 2 पार्ट हैं, इनकम स्टेटमेंट हो गया, ये आपको रीड करना होता है समझने के लिए कि किसी भी कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ को हम कैसे ट्रैक करें। लाइकवाइज अगर हम एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, सो इसमें भी ये सब बातें लिखी होती हैं कि हमारे पास रिसीट के कितने सोर्स हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, और गवर्नमेंट इस फिस्कल ईयर में, जैसे मान लो अभी अगर 1 फेब को बजट आता है, तो हम एक्चुअली बात करेंगे फिस्कल ईयर 24-25 की, कि इसमें गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चे करने वाली है। अब इस बार का क्योंकि इंटरिम बजट होने वाला है, तो ओब्वियसली पूरे साल की बात नहीं होगी, लेकिन बाकी साल यही होता है कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा यूनियन बजट है, उसमें बात होती है कि पूरे साल भर कितने कितने एलोकेशंस किस मिनिस्ट्री को जाने वाले हैं, किस स्कीम को कितना बजटरी एलोकेशन होता है हर साल, वो भी आपको उस डॉक्यूमेंट में देखने को मिल जाती है। तो ये सारी बातें होती हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, या फिर इसी को हम बोलेंगे यूनियन बजट। अच्छा, जब भी हम बजट की बात करते हैं, तो हम हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ देखते हैं चीज़ों को, कि आने वाले दिन में, ठीक है, आने वाले मंथ्स में या फिर आने वाले पूरे साल में हम अपने बजट को, जो हमारा
जो भी हमारी मॉनेटरी कैपेसिटी है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, जो हमारे पास मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे मोबिलाइज़ करें, सो दैट हमारे जो भी प्लान्स हैं वो उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएँ अच्छे से। तो ये तो हो गई आने वाले साल की बात। तो यूनियन बजट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। इसी के साथ और इसी के जस्ट एक दिन पहले एक और डॉक्यूमेंट रिलीज़ की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, तो सपोज़ कि ये फिस्कल ईयर जो आने वाला है अभी, ठीक है, 24-25, जो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा, तो वहाँ से लेके और 31 मार्च 2025 तक जो भी खर्चे गवर्नमेंट करेगी उसको वो बताएगी थ्रू यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन बजट। अब यूनियन बजट में जो एलोकेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर हो कि उतने ही खर्च होंगे। वो एक एस्टीमेट होता है कि गवर्नमेंट आपको बता रही है कि अराउंड दिस मच अमाउंट हम हर चीज़ में खर्च करने वाले हैं। जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा वो हो सकता है कि इससे थोड़ा सा वेरी करे। इसीलिए बजट में जो अमाउंट लिखी होती है उसमें आप ध्यान देना, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है BE, दैट इज़ बजट एस्टीमेट। हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते ये अमाउंट थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना आपको कि बजट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बैकवर्ड लुकिंग होता है। तो अभी जो बजट अनाउंस होगा और जिसमें बात होगी पूरे आने वाले फिस्कल ईयर की, सो इसी की समरी या फिर आप ऐसे बोल लो कि जो पूरे साल भर खर्च हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या रहा है, ये आपको नेक्स्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, जो कि यूनियन बजट के रिलीज़ होने से एक दिन पहले ही आएगा, सो उस इकोनॉमिक सर्वे में बात होगी कि फिस्कल ईयर 23-24 के बजट में जो भी बातें हुई थी उसको ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट किया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने की वजह से जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, या फिर इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आया है, तो इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ की जाती है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इस वे में इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये डिफरेंट होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन सा डिवीज़न या फिर कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो उनका बजट डिवीज़न यूनियन बजट को रेडी करता है, तो वो इसकी क्या हो गई, नोडल बॉडी। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट, विच डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द यूनियन बजट डॉक्यूमेंट, उसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये आपको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद बजट के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब किन किन वर्टिकल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली दो होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रिसीट। अब मान लो कि एक्सपेंडिचर और रिसीट में डिफरेंस हो, तो उसको फिर फुलफिल किया जाता है, उस गैप को फिनांस किया जाता है थ्रू, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फिनांसिंग। और उसके कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उन इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसको 3-4 वेरियस वेज से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो इंडिकेटर्स भी आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या मीनिंग है, ठीक है, और कौन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर, रिसीट। अगर हम इसके भी आगे जाएं तो एक्सपेंडिचर और रिसीट के भी वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। आप ऐसे समझो कि अगर आप ऐसे पर्सनल फिनांस के भी अगर टर्म्स में देखो, तो हो सकता है कि आपकी इनकम हो, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने घर से पॉकेट मनी ले रहे होंगे, तो वो आपकी इनकम हो गई, ठीक। या फिर आप ऐसे बोल लो कि वो आपकी रिसीट है, उतने पैसे आप रिसीव कर रहे हो एंड उसी को आपको खर्च करना है। तो आइडियली होता क्या है कि जो आपकी रिसीट है वो इक्वल होनी चाहिए आपके एक्सपेंडिचर की। बट बहुत बार ऐसा होता है कि खास करके इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, तो सोशल सेक्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखो तो हमारी रिसीट भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के बहुत छोटे से पार्ट से रिसीट आती है, मतलब वहाँ से हमें इनकम आ रही है। वो अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो उसके बाद ही गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होते हैं कि वो अलग अलग जगह पे खर्च कर पाए। सो कई बार जो हमारा इनकम पूरे साल भर में होने वाला है उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ जाता है, ठीक है। सो इस केस में अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को फिर किसी और सोर्स से फंड रेज करके और फिर उस डेफिसिट को मीट करना होगा। तो इसीलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो बॉन्ड्स इशू करती है या फिर आरबीआई से इशू कराती है, राइट। और इसके अलावा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाकी बहुत जगह से पैसे लोन की तरह लेती है, जिसमें हमारे मल्टीलैटरल बैंक्स हो गए,
जैसे मान लो कि एक तो पहले वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, और उसके बाद जितने एमडीबीज होते हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, जैसे कि हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। या फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे फोरम्स हो सकते हैं जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड रेज करे। अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की, तो इसको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हो सकता है ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो वर्ड कैपिटल, इसकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है हर जगह, वो चाहे आप ऐसे फिनांस पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन चीज़ों पे खर्च किया जाता है जो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल लो कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसके बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक मिलते रहते हैं, या फिर कोई ऐसा एसेट जो कि कुछ दिनों बाद हमें रिटर्न्स देना शुरू करता है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वैसे खर्चे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिसका बेनिफिट लोगों को या फिर गवर्नमेंट को बहुत लंबे टाइम तक मिलता रहता है। अब जैसे मान लो किसी साल में ये अनाउंस हुआ कि सरकार 3 या फिर 4 ऐसे आईआईटीज़ बनाने वाली है अलग अलग स्टेट्स में, तो इस पर जो खर्चा आएगा इसको हम बोल सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर में किया गया इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न्स बहुत लंबे टाइम तक मिलते रहते हैं। तो अब जैसे ये आईआईटी से जो भी ग्रेजुएट्स निकलेंगे पास आउट होके, सो उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ये सारे कॉलेजेस में हो रही है, तो इसका भी बेनिफिट इकोनॉमी को मिलता है। लाइकवाइज जैसे हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं या फिर रोड्स बनाई जा रही हैं, तो रोड के बनाने से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमी में, जिसके थ्रू रोड पे जो भी खर्चा हुआ है उसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर एनएचआई को इसके थ्रू, टोल के थ्रू कलेक्शंस होती है। एंड एक बार रोड बन जाए तो वो रोड जिस भी एरिया से जिस भी एरिया से निकलते हुए जा रही है, तो उस एरिया के लोगों को फिर इकनॉमी में पार्टिसिपेट करने के और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगते हैं, क्योंकि रोड अगर अच्छी होगी तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बिजनेसेस, ये सब बहुत अच्छे से चल सकती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसके बेनिफिट्स बहुत लंबे टाइम तक मिलते रहते हैं। दूसरा है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए होता है। जैसे मान लो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं अलग अलग टाइप के, या फिर गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी जो सैलरी आएगी, तो गवर्नमेंट जब ये सैलरीज पे करती हैं तो ये पार्ट बनता है किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मतलब इस महीने के काम के रिस्पेक्ट में उनको सैलरी दी जा रही है। इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है, ये क्योंकि उन्होंने काम किया है इसके बदले में उन्हें सैलरी दी जा रही है। तो यहाँ पे कोई कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी होगा तो इससे क्या होती है कि इससे कोई एसेट की क्रिएशन होती है। बट अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए होता है कि हम अपने लायबिलिटी को रिड्यूस करें। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है सैलरीज, सब्सिडीज़ या फिर इंटरेस्ट पेमेंट, ये पार्ट बनेगा किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देगी, तो ये हो जाएगा पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। या फिर किसी भी टाइप की सब्सिडी है, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम NBS, तो ये सब भी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि अगर फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी दी जा रही है तो इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। ये बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चे कर रही है सो दैट फार्मर्स को थोड़ी आसानी हो, फार्मर्स की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रही है। फिर है इंटरेस्ट पेमेंट। तो अभी जितनी भी स्कीम्स आई हैं, वो चाहे PM विश्वकर्मा हो, ठीक है, या फिर स्वनिधि हो, तो इन सब में आपने नोटिस किया होगा कि सब्सिडी का यहाँ पे प्रोविज़न है, या फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो सारा का सारा इसके बेनिफिशरीज़ को पे नहीं करना, उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं और ये जितना भी खर्चा है, ये आएगा अंडर द हेडिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसके आगे हम देखते हैं रिसीट के बारे में। तो रिसीट भी अगेन, रिसीट को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट, और दूसरा रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू रिसीट। फर्दर
कैपिटल रिसीट में भी आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो इसको। एक हो गया डेट कैपिटल रिसीट और दूसरा नॉन डेट कैपिटल रिसीट। अब ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ अभी जस्ट, पहले आप इसको लिख लो नोट्स में अपने कि ऐसा ऐसा होता है। लाइकवाइज जो रिवेन्यू रिसीट है उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया टैक्स रिवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। ओके, अब अगर आप इसको ऐसे देखो, जो मैंने बताया कि रिसीट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट। जो कैपिटल रिसीट होगी आप इसको ऐसे समझना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ भी वर्ड आएगा कैपिटल वहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान देना, एक चीज़ पे, वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसीट हो, दोनों में जो लॉन्ग टर्म ऐसे जो हमारे एसेट्स होते हैं तो उनके थ्रू या तो रिसीट आ रही है या फिर उन पे एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर को हमने देख लिया कि किन किन रीजंस की वजह से हमें कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। वो हो सकता है हेल्थ केयर में, मतलब हॉस्पिटल बनाने के लिए, या फिर हो सकता है एजुकेशन में, कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, ये सब बिल्ड करने के लिए। अब अगर हम रिसीट की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे समझो कि हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी दूसरे कंट्री को लोन दिया हो, उस लोन पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रही है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल रिसीट। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रोड बनवाई है उसका जो टोल कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, हम उसको भी बोल सकते हैं कैपिटल रिसीट में आएगा वो। अब इसमें दो हो गए, डेट सीआर, नॉन डेट सीआर। अब जो डेट सीआर है वो डेट कैपिटल रिसीट कहाँ से आती है? तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, या फिर जो हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर है और जो हमारी ओवरऑल रिसीट है, अगर ऐसा हुआ कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट कम है, तो इस गैप को मीट करने के लिए फिर हम हो सकता है लोन ले कहीं से, वो वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, आईएमएफ से ले सकते हैं, या फिर किसी दूसरे एमडीबी से ले सकते हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से। इनसे जो हमें पैसे मिलेंगे वो हमारे लिए हालांकि लायबिलिटी है, बट जो कैश हमें मिल रहा है वो हमारे लिए एसेट है, राइट। तो इस एसेट को हम बोलेंगे डेट कैपिटल रिसीट। मतलब ये जो पैसा आया है हमारे पास, भले ही वो लोन के फॉर्म में है, लेकिन वो पैसा, वो जो रिसीट आई है उसको हम बोलेंगे डेट कैपिटल रिसीट। जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट है उसको आप ऐसे समझो, जो एग्जांपल मैंने अभी जस्ट दिया है कि कोई रोड अगर क्रिएट होती है, बनती है, बिल्ड होती है, उस रोड पे जो टोल कलेक्शन हो रहा है वो आएगा कहाँ पे? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। क्योंकि इसके लिए हमने कोई लोन नहीं लिया है, जो हमने पहले कैपिटल एसेट क्रिएट किया था उसी से रिटर्न्स आ रहे हैं, तो इसलिए वो आएगा किसका पार्ट? वो किसका पार्ट बनेगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट का। अब हम चलते हैं इस पे रिवेन्यू रिसीट पे। सो रिवेन्यू रिसीट दो टाइप के हो सकते हैं, टैक्स रिवेन्यू रिसीट और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट। टैक्स वाले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आएंगे। तो अगर कोई अपनी इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, ठीक है, तो वो आएगा कहाँ पे? टैक्स रिवेन्यू रिसीट में। या फिर हम जितने भी सामान मार्केट में परचेज करते हैं उस पर हमें कोई ना कोई इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है, तो ये जो इनकम है गवर्नमेंट के लिए, ये आएगी कहाँ पे? टैक्स रिवेन्यू रिसीट में। अच्छा, फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट क्या है? तो जैसे मान लो कि आप बाइक पे जा रहे हो कहीं बिना हेलमेट के, पुलिस वाले आपको रोकते हैं, वहाँ पे फाइन लगाते हैं, तो ये इस टाइप की जो इनकम है जो कि टैक्स से रिलेटेड नहीं है, वो चाहे डायरेक्ट हो, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कोई भी हो, अगर उससे रिलेटेड नहीं है और वो फिर भी रिसीट है तो वो आएगा कहाँ पे? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट में। सो ये मैंने आपको समझा दिया ओवरव्यू कि ये होता क्या है। कैपिटल में आपको ध्यान रखना है कि नॉन डेट कैपिटल रिसीट और डेट कैपिटल रिसीट ये दो होते हैं। रिवेन्यू रिसीट में टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट दो होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंडिचर और रिसीट को समझने के बाद अब हम बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि डेफिसिट क्या होता है और इसके कितने इंडिकेटर्स होते हैं, और ये भी आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको? फिस्कल डेफिसिट को। अब जैसे मान लो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसको हमने कंपेयर किया अपने रिसीट से, और रिसीट में भी हमने कंपेयर किया किससे? जो हमारा रिवेन्यू रिसीट है प्लस जो हमारा नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। एक चीज़ का ध्यान देना आप कि जो डेट वाला कैपिटल रिसीट होता है वो हमेशा लास्ट में ऐड होता है। वो ये चीज़ देख के होता है कि कितना डेफिसिट है, ठीक है, उसी डेफिसिट को, उसी गैप को फुलफिल करने के लिए जो लोन मिलता है हमें, तो वो जाएगा किस में? डेट कैपिटल रिसीट में। तो ये बहुत बाद में ऐड होता है, लेकिन उसके पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आएगा। उसके साथ साथ अगर हम रिसीट की बात करें तो एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट सीआर, इन दोनों को अगर आप ऐड करके और एक्सपेंडिचर से माइनस कर दो तो ये वो अमाउंट है जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से फंड रेज करके इस अमाउंट को पूरा करना है।
तो ये जो होगा उसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। और इस एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि फिस्कल डेफिसिट के बराबर ही जो हमारा डेट कैपिटल रिसीट है वो होना चाहिए, तभी फिर दोनों साइड बैलेंस हो पाएंगे। तो डेफिसिट फिनांसिंग हम इसी को बोलते हैं कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इसको आप एक साइड कर दो और उसके बाद देखो कि जो आपका रिसीट है उसमें रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट ये कितना है, और इस रिसीट को माइनस कर दो आप टोटल एक्सपेंडिचर से, ये जो अमाउंट आएगा इसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। और इसको मीट किया जाता है किससे, लोन लेके, और ये जो लोन का अमाउंट है ये आपका बनेगा पार्ट किसका, डेट कैपिटल रिसीट का। सो ये एक चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। अब बाकी जितने भी आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड हैं, इसमें कुछ ऐड करके या फिर कुछ माइनस करके हमें वो सब मिलता है। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो तो वो बनेगा प्राइमरी डेफिसिट। अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये क्या है, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 या 2 साल पहले या उससे भी पहले कोई लोन लिया हो जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट अभी भी हो रही है, तो अगर उसकी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है आप इसको फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर दो तो ये आपको अमाउंट देगा किसका, प्राइमरी डेफिसिट का। और ये वो अमाउंट है जो कि इस साल का डेफिसिट है, मतलब इस साल में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके वजह से ये डेफिसिट आया है। लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट था उसमें कुछ पोर्शन उसका भी था जो हमारा लोन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और उसकी अगर हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं तो उसमें जो खर्चा हो रहा है वो आपका फिस्कल डेफिसिट में आएगा, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट में नहीं आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये करेंट फिस्कल ईयर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कौन सा डेफिसिट इंडिकेटर है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको प्राइमरी और फिस्कल में कंपेयर करना हो तो क्यों, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट आपको वो डेटा देगा जो इस साल के लिए, इस फिस्कल ईयर के लिए वैलिड है, मतलब इस फिस्कल ईयर में जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उसी के वजह से ये डेफिसिट आया है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या होता है, तो अगर हमने फिस्कल डेफिसिट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया तो हमें मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि बहुत ही सिंपल है समझना कि आपने क्या किया, यहाँ से रेवेन्यू रिसीट को हटा दिया, सॉरी रेवेन्यू रिसीट को नहीं, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को हटा दिया, तो इसलिए आपको जो डेफिसिट मिलेगा वो मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट एक्सक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल जनरेशन फ्रॉम ग्रांट्स फ्रॉम दी सेंटर टू स्टेट्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए हैं स्टेट्स को जो ग्रांट के फॉर्म में होता है तो आपने वो हटा दिया। अगर आपने वो हटा दिया तो इसको हम बोलेंगे क्या, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये आपको 4 यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं जो कि पता होने चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है। हो सकता है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए, और ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी बातें आपको यहाँ पे बताई गई है कोशिश करना है इसको आप नोट्स में अपने इंक्लूड कर पाओ। ये आपके स्टैटिक चैप्टर में भी दिया हुआ है, अगर आप देखो तो फिस्कल पॉलिसी वाले चैप्टर में, जो कि आपके फिनांस का या इवन या आपके ESI का भी पार्ट है वो। सो ESI में जो फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर है उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। इनफैक्ट आज का कंटेंट वहीं से हमने इसको बनाया है, ठीक है। इसके अलावा भी न्यूज़पेपर में जितनी आर्टिकल्स आ रही हैं वो भी आपको रीड करना है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो स्टैटिक जो भी पार्ट हो सकता था बजट से रिलेटेड वो यहाँ पे कवर हो चुका है। अब जब बजट की डॉक्यूमेंट आएगी तो हम देखेंगे कि कौन से स्कीम को या फिर कौन से मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट हुआ है, और उसके ऊपर क्वेश्चंस क्योंकि हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो जो समरी उसके बाद रिलीज़ होगी उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना, फिर आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट तो आज हो ही गया है, जो CA ओरिएंटेड है, जो बजट आता है अभी, तो उसमें जो भी की फीचर्स होंगे उसके वो भी आपको नोट करना है अपने नोट्स में, उसको भी आप इंक्लूड कर लेना। तो ये हो गया कंटेंट आज का। अब आते हैं क्वेश्चन पे, राइट। तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर होगा। इसमें आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। जो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं उसको आप रीड करो, इससे रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं आज के सेशन में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो किसी भी स्टेटमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आपका आंसर जो भी आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ पहले, ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स और हैं जो पास्ट 2-3 डेज़ में आए हैं, तो उसकी लिंक आपको लास्ट वाले स्लाइड पे मिल जाएगी। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, तो वहाँ पे आप देख लेना
कि कौन से आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे हैं, उसको भी एक बार आपको रीड करना है। और बाकी बहुत ही जल्दी संपूर्णा फाइल या फिर PIB सूत्रा, तो ये भी लॉन्च कर दिए जाएंगे जनवरी मंथ के लिए। तो वहाँ से आपको डिटेल में इन सब पे कंटेंट मिल जाएगा, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।